ओके, तो अभी तक हमने फंक्शन चैप्टर में क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले एलिमेंट्री ग्राफ्स पढ़े, फिर डोमेन देखा, और फिर उसके बाद रेंज देखा। अच्छा, बीच में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ वगैरह वो सब देखा। इतना सब कुछ करने यह सब करने के बाद अब जो है फंक्शन को हम उसका फंक्शन मतलब फंक्शन का ओरिजिनल डेफिनेशन, मतलब जनरल डेफिनेशन, ओरिजिनल बोले तो जनरल डेफिनेशन, ओरिजिनल तो ये सब ऐसे नहीं कि डुप्लीकेट पढ़ रहे थे हम। अभी तक क्या है कि भाई आपको जो एफ ऑफ एक्स करके लिख दिया उसका डोमेन निकालो, रेंज निकालो, ऐसे क्वेश्चंस दिए थे। अभी है ना इस तरह का बात है ना, ग्राफ ड्रॉ करो। तो अब जनरल यहाँ पे अब जो है कोई फंक्शन आपको वेल डिफाइन करके देंगे कि जैसे कि यहाँ से यहाँ तक जा रहा है ना, जैसे कि मतलब कुछ पर्टिकुलर डोमेन दिया होगा, है ना। वेल डिफाइंड फंक्शन का मतलब क्या होता है कि आपको जो है बोल दिया होगा कि ये डोमेन है, और फिर एक और टर्म आएगा को डोमेन, वो भी मैं समझाता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले वो डेफिनेशन मैं लिख देता हूँ ना। यहाँ पे आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट सीखा ही होगा, है ना, रिलेशंस, है ना, रिलेशन सीखा ही होगा अपने बोर्ड में, तो उसी से रिलेटेड है ये। तो यहाँ पे फंक्शन क्या है? फंक्शन से एफ ऑफ एक्स इज अ रूल और corresponds rules or corresponds which relates each and every element of given set, say A, to a unique element of another given set B, another given set say B। तो यहाँ पे जो सेट A है, सेट A इज कॉल्ड डोमेन। सेट A को क्या बोलेंगे? डोमेन। और सेट B इज कॉल्ड कोडोमेन। कि भाई यहाँ पे जैसे कि A में से वैल्यू आ रही है, फंक्शन उसके फंक्शन क्या एक मशीन है और B में जाएगी। A इनपुट वेरिएबल बोल सकते हैं, जैसे एफ ऑफ एक्स बोल दो, एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे जो x की वैल्यू है, x यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो वैल्यू है वो किसी सेट A में से आ रही है, किसी पर्टिकुलर सेट A में से आ रही है। मतलब आपका फंक्शन जो है वेल डिफाइन कर दिया इन लोगों ने। फंक्शन इज फ्रॉम A टू B। A में से वैल्यू आ रही है इनपुट वेरिएबल की और B में जा रही है। B मतलब आउटपुट वेरिएबल की वैल्यू, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू, यानी कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे अगर सेट A में से किसी एक इनपुट कोई एक वैल्यू का हम जो है फंक्शन में इनपुट कराते हैं तो कुछ आउटपुट मिलेगा मुझे, जो कि सेट B में होना चाहिए। ओके, तो अब सेट A को क्या बोलेंगे? डोमेन। जहाँ से x की वैल्यू आ रही है उसको डोमेन बोलेंगे, और जिस सेट से x की वैल्यू हम एज ए इनपुट वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, x की वैल्यू, उसको डोमेन, मैंने डोमेन वैसे भी पता ही हमें, लेकिन आउटपुट जहाँ जाएगा उसको बोलेंगे कोडोमेन, है ना। आउटपुट वैल्यू जहाँ पे जिस सेट के अंदर होगी उसको बोलेंगे कोडोमेन। आउटपुट वैल्यू अगर कोडोमेन वाले सेट से बाहर जा रही है तो आपका फंक्शन डिफाइन नहीं है। समझ रहे हो? अगर मान लिया कि सेट ए आपको दिया है 1 2 4 मान लिया, और सेट बी दिया है ऐसे 5 6, मान लिया एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 5 है, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू मान लिया 6 है, और एफ ऑफ 4 मान लिया 5 है, तो फंक्शन एफ डिफाइंड नहीं है। फ्रॉम ए टू बी फंक्शन एफ डिफाइंड नहीं है। क्यों? अच्छा एक मिनट, सॉरी, एफ ऑफ 4 मान लिया मैंने 3 लिख दिया तो नहीं चलेगा, क्योंकि 1 2 4 ये तीनों का इनपुट, तो 1 और 2 का ये तीनों का इनपुट मैंने फंक्शन में रखा है। फंक्शन मान लिया, उसके लिए डोमेन ए ऐसे डिफाइन किया, 1 2 3 3 एलिमेंट है, और को डोमेन में 2 एलिमेंट है 5 और 6। तो एफ ऑफ 1 इनपुट, तो आउटपुट 5 मिल रहा है, ठीक है। 5 चेक करो को डोमेन में है, ओके ये चलेगा। एफ ऑफ 2 6 है, ये भी चलेगा।
6 भी जो है कोडोमेन में है, लेकिन FO4 के लिए आउटपुट मान लिया 3 मिल रहा है, तो ये जो है हमारा वेल डिफाइंड फंक्शन नहीं है। आउटपुट का वैल्यू जो है ना, फंक्शन का जो आउटपुट होता है वो कोडोमेन से बाहर नहीं जा सकता। ओके, अब यहाँ पे फंक्शन डिफाइन कैसे होगा, वेल डिफाइंड फंक्शन किसको बोलते हैं, तो उसके लिए वेन डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। वेन डायग्राम से बताता हूँ। जैसे मान लिया कोई एक अपने सेट ए लिया जो कि डोमेन है फंक्शन का, और सेट बी जिसको कोडोमेन बोलेंगे, तो आपका फंक्शन जो है सेट फ्रॉम सेट ए टू सेट बी जा रहा है ना। फंक्शन इज गोइंग फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, मतलब यहाँ पे x इनपुट इस ए सेट में से रखोगे फंक्शन के अंदर, तो आउटपुट जो है बी में से मिलेगा। जैसे मान लिया α1 α2 सेट ए में ये 4 एलिमेंट है, और बी में मान लिया 3 एलिमेंट है, मान लिया। ओके, β1 β2 β3। अगर आप फंक्शन में f(x) में α1 पुट करते हो तो आउटपुट मुझे मान लिया β1 मिल रहा है, α2 के कॉरस्पॉन्ड मान लिया β2 मिल रहा है, α3 के कॉरस्पॉन्ड मान लिया β3 मिल रहा है, और α4 के कॉरस्पॉन्ड मान लिया β3 ही मिल रहा है, α4 के कॉरस्पॉन्ड मान लिया β1, कुछ भी मिल सकता है। अब यहाँ पे क्या है, अब ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि सर β3 के लिए तो 2 इनपुट है, चलेगा। कोडोमेन में से कोई भी एलिमेंट जो है, कोडोमेन का कोई भी एक एलिमेंट डोमेन के किसी भी एलिमेंट के साथ पेयर बना सकता है, लेकिन मतलब यहाँ पे इस कोडोमेन में जो एलिमेंट होता है उसकी पेयर डोमेन के किसी 2 या उससे ज़्यादा एलिमेंट से बन सकती है, लेकिन डोमेन में जो एलिमेंट होता है उसकी कोडोमेन के किसी यूनिक एलिमेंट से ही पेयर बननी चाहिए। यही लिखा है, देखो यहाँ पे, फंक्शन इज अ रूल corresponds which relates each and every element of given set। गिवन सेट जो है ए, उसको डोमेन मतलब डोमेन के सभी ईच एंड एवरी एलिमेंट, मतलब सभी एलिमेंट का एक तो कॉरस्पॉन्ड बनना ही चाहिए कोई एलिमेंट यहाँ पे, है ना। डोमेन में कोई भी एलिमेंट बिना पेयर बनाए नहीं रहना चाहिए, है ना, उसका कॉरस्पॉन्ड बनना ही चाहिए, है ना। तो नो एलिमेंट शुड लेफ्ट, कोई भी एलिमेंट जो है लेफ्ट मतलब खाली नहीं रहना चाहिए, उसकी पेयर बननी चाहिए किसी न किसी एलिमेंट से, कोडोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से पेयर बननी चाहिए, और यूनिक पेयर बननी चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे α4 अगर आप इनपुट रखें तो β2 भी मिल रहा है β3 भी मिल रहा है, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट जो है उसके आगे 2 मतलब एरो आ सकते हैं, मतलब यहाँ पे है ना, यहाँ पे α3 का आउटपुट भी β3 हो सकता है, α4 का आउटपुट भी β3 हो सकता है, ठीक है, इट इज़ पॉसिबल, है ना, ये चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि मतलब देखो अभी मैं बताता हूँ, तो ये वेल डिफाइंड फंक्शन है ना, दिस इज द वेल डिफाइंड फंक्शन। इसका डोमेन क्या हो जाएगा, ये फंक्शन है, उसका डोमेन क्या हो जाएगा, 4 एलिमेंट है, α1 α2 α3 α4। सो 4 एलिमेंट है, इसलिए डिस्क्रीट सेट फॉर्म में लिखना पड़ेगा कर्ली ब्रैकेट के अंदर 4 एलिमेंट α1 α2 α3 α4। कोडोमेन क्या है, CD β1 β2 और β3, और रेंज क्या है, रेंज क्या हो जाएगी, यहाँ पे जो वैल्यूज कोडोमेन में से पेयर बनाएगी, है ना, डोमेन के एलिमेंट्स के साथ, तो उसको रेंज बोलेंगे। यहाँ पे β1 का पेयर बन रहा है, यस α1 के साथ बन रहा है, तो β1 आएगा रेंज में, β2 भी आएगा और β3 भी आएगा। अच्छा, मान लिया यहाँ पे बी सेट में अगर मैं एक और लिख दूँ β4 और ऐसे ही रहने दूँ, β4 ऐसे ही खाली है इधर, तो वो चलेगा। कोडोमेन में कोई जो है एलिमेंट उसका किसी के साथ उसका डोमेन के किसी एलिमेंट के साथ कॉरस्पॉन्ड नहीं बनता है तो वो चलेगा। लेकिन यहाँ पे जो है डोमेन में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, वो जो है उसका कॉरस्पॉन्ड बनाना ही पड़ेगा और यूनिक कॉरस्पॉन्ड होना चाहिए। तो ठीक है, यहाँ पे अब β4 का जो है कॉरस्पॉन्ड नहीं बन रहा है, किसी के साथ जो है पेयर नहीं बन रहा है, तो β4 यहाँ पे कोडोमेन में तो आएगा लेकिन रेंज में नहीं आएगा, है ना। इस वाले केस में ये भी डिफाइंड फंक्शन है ना, वेल डिफाइंड फंक्शन ही है ना। कोडोमेन में कोई खाली रह जाए चलेगा, डोमेन में कोई खाली रहना नहीं चाहिए। ओके, तो बस यही बात है कि आपका रेंज ऑफ फंक्शन, इसमें देखो बस ध्यान क्या रखेंगे, डोमेन तो वही रहेगा α1 α2 α3 α4, कोडोमेन भी वही रहे। कोडोमेन में क्या है, देखो β1 β2 β3 β4, ये 4 दिख रहा है, इसलिए मैंने कोडोमेन में बी सेट में जितना होगा वो सब लिख देंगे। और रेंज में क्या लिखेंगे, रेंज में बस जो यहाँ पे देखो रेंज में खाली β1 β2 β3 आ रहा है, β4 की
बीटा 4 जो है उसकी डोमेन के किसी भी एलिमेंट के साथ पेयर बन ही नहीं रही है, सो रेंज में बीटा 4 नहीं आएगा. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कोडोमेन एंड रेंज, है ना. कोडोमेन और रेंज दोनों सेम नहीं है, ये ध्यान रखना आप अच्छे से. कोडोमेन और रेंज कभी सेम नहीं होता है, मतलब वो सेम ऐसा नहीं कि सेम नहीं होता है, वो अलग चीज़ है कि दोनों में कभी एलिमेंट बराबर भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे डेफिनेशन के हिसाब से कोडोमेन अलग चीज़ है, रेंज अलग चीज़ है. ठीक है, तो फाइन, यहाँ पे रेंज हो गया, कोडोमेन हो गया, और ओके. अब फंक्शन, कभी कभी मान लिया, मैं इसे डायग्राम से बताता हूँ, 2 क्वेश्चन करते हैं, 2 एग्जाम्पल. कि कभी कभी मान लिया ऐसे वेन डायग्राम आपको ड्रॉ करके दे दे कि फंक्शन है कि नहीं. छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे ट्रू और फॉल्स में आते हैं, कभी कभी पहले आते थे, मतलब ये ट्रू और फॉल्स तो वैसे अभी निकल गया है, लेकिन फ़िलहाल के लिए नहीं है भले, लेकिन हम उसके लिए कॉन्सेप्ट तो आना चाहिए ना. हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि फंक्शन किसको बोलेंगे और किसको रिलेशन बोलेंगे. तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है मैंने, वेन डायग्राम ही, यहाँ पे वेन डायग्राम बोल दिया है, यहाँ पे वेन डायग्राम से हम जो है पता लगाएंगे. सो फंक्शन इज गिवन फ्रॉम ए टू बी. ए इज़ अ डोमेन, बी इज़ अ कोडोमेन. ए डोमेन जो है उसमें 3 एलिमेंट है, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3. कोडोमेन में 4 एलिमेंट दे दिया है, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, बीटा 4. फाइन, 4 एलिमेंट्स आर गिवन. अच्छा, अल्फ़ा 1 के साथ बीटा 1 की पेयर बना दिया है, अल्फ़ा 2 के साथ बीटा 2 की, और अल्फ़ा 3 की बीटा 3 के साथ भी ऐसे ऐसे ड्रॉ किया है इन्होंने. अल्फ़ा 3 का आउटपुट बीटा 3 और बीटा 4 दोनों है. तो दिस इज़ नॉट अ फंक्शन, है ना. दिस इज़ नॉट अ फंक्शन. ये फंक्शन नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि अल्फ़ा 3 हैज़ नॉट यूनिक कॉरस्पॉन्ड. यूनिक कॉरस्पॉन्ड, ठीक है, या यूनिकली रिलेटेड, ठीक है, ऐसा लिख देना. ओके फाइन, सो दिस इज़ नॉट अ फंक्शन. एक और एग्जांपल मैं ऐसे ही बना देता हूँ फिर से. फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी. ए डोमेन, बी हमारा कोडोमेन हो जाएगा, बराबर है. यस फाइन. ए में है, डोमेन में अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3. कोडोमेन में बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3. सो अल्फ़ा 1 का पेयर बीटा 1 के साथ, अल्फ़ा 2 का पेयर बीटा 2 के साथ, बस इतना ही दिया इसने. अल्फ़ा 3 का कोई पेयर नहीं बनाया है, तो इसको भी फंक्शन नहीं बोलेंगे. कोडोमेन में कोई खाली रह जाए चलेगा, डोमेन में कोई खाली नहीं रहना चाहिए. और डोमेन में जो भी है सभी एलिमेंट्स के साथ, सभी एलिमेंट का कोडोमेन के किसी यूनिक एलिमेंट से, मतलब यूनिक पेयर बननी चाहिए, है ना. यूनिक एलिमेंट से पेयर बननी चाहिए. ऐसा नहीं कि यहाँ पे ऐसे कर दूँ, है ना. अल्फ़ा 2, बीटा 2, ये यहाँ तक तो सही था, लेकिन यहाँ पे अल्फ़ा 3 खाली छोड़ दिया है, सो नहीं चलेगा. नॉट अ फंक्शन. दिस इज ऑल्सो नॉट अ फंक्शन. ये भी फंक्शन नहीं हो सकता, बिकॉज अल्फ़ा 3 हैज़ नॉट कॉरस्पॉन्ड या हैज़ नॉट रिलेट, मतलब जो भी है वही हैज़ नॉट कॉरस्पॉन्ड. कॉरस्पॉन्ड्स, ठीक है. अल्फ़ा 3 का कोई कॉरस्पॉन्ड ही नहीं है कोडोमेन के किसी एलिमेंट के साथ. ओके, तो ये चीज़ हो गई. यहाँ पे 2 एग्जांपल देख लिए कि जब, है ना, ऐसे वेन डायग्राम. तो यहाँ पे ये दोनों जो थे ना, वो रिलेशन है, वो फंक्शन नहीं बोल सकते. और रिलेशन का टॉपिक ऐसे हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करते. रिलेशन जो है, हाँ, एनसीईआरटी में देखोगे रिलेशन पहले पढ़ाते हैं, फिर फंक्शन पढ़ाते हैं. आईआईटी जेई के सिलेबस के लिए उसमें जो है जेई मेंस और एडवांस दोनों में रिलेशन के कोई क्वेश्चन आते नहीं है. रिलेशन जो है पूरा टॉपिक बोर्ड के लिए ही है, स्टेट बोर्ड या सीबीएसई, ठीक है. हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए हम कोई इसमें बात ही नहीं करेंगे रिलेशन की, ठीक है. चलिए, अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे, द वेरिएबल विच टेक्स इट्स वैल्यू फ्रॉम द डोमेन इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट. ये तो पता ही है, एक्स को इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं जो डोमेन में से आता है, और आउटपुट जो निकलता है जो को डोमेन में होता है उसको डिपेंडेंट वेरिएबल बोलता है, डिपेंडेंट वेरिएबल बोला जाता है. ओके, नेक्स्ट नोट, वो तो मैं नहीं लिखा रहा हूँ उसके लिए. सो फंक्शन एफ, इफ फंक्शन एफ रिलेट्स एलिमेंट alpha which belongs to domain to element
बीटा विच बिलोंग्स टू कोडोमेन, कोडोमेन मतलब CD लिख देता हूँ, ओके, कोडोमेन, देन इट कैन बी रिटन एज f ऑफ अल्फा इज इक्वल टू बीटा। फंक्शन के अंदर अगर आप अल्फा इनपुट रख रहे हो डोमेन में से, तो आपको कोडोमेन में से बीटा आउटपुट मिलेगा, ठीक है, इसका मतलब ये है। अच्छा, अब यहाँ पे जो बीटा है, बीटा इज कॉल्ड इमेज ऑफ अल्फा, इमेज ऑफ अल्फा, ओके, और अल्फा इज कॉल्ड प्री इमेज। ये सब थ्योरेटिकल चीज़ है, देखो, है ना, ये सब छोटी छोटी बातें हैं, यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है कि ऐसा ही क्यों बोलते हैं। प्री इमेज ऑफ अल्फा को क्या बोलेंगे, प्री इमेज ऑफ बीटा। कोडोमेन में होता है उसको इमेज बोलते हैं, डोमेन में जो होता है उसको प्री इमेज बोलते हैं, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू, मतलब यहाँ पे वाइस वर्सा है, ठीक है, इमेज प्री इमेज आपको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट, ओके फाइन, अल्फा इज कॉल्ड, ओके हो गया। यहाँ पे जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे एक वेन डायग्राम, यहाँ पे ये डोमेन है, उसमें अल्फा बीटा 2 एलिमेंट है, और कोडोमेन में गामा थीटा डेल्टा है, हाँ, गामा डेल्टा थीटा, ओके, तो अल्फा की पेयर गामा के साथ है, अरे यार, अल्फा की पेयर क्या है, गामा के साथ दे दिया, और बीटा की पेयर थीटा के साथ दे दी, बीटा को थीटा से रिलेट कर दिया, है ना, बीटा का कॉरस्पॉन्ड थीटा के साथ है। इधर डेल्टा अकेला रह गया, कोई बात नहीं, कोडोमेन में कोई खाली रहे कोई मतलब नहीं, कोई टेंशन नहीं उससे, फंक्शन तो डिफाइन है, यस, वेल डिफाइन है। यहाँ पे गामा जो है अल्फा का इमेज है, और अल्फा को, है ना, अल्फा को क्या बोलेंगे, गामा का प्री इमेज। थीटा जो है बीटा का, है ना, थीटा इज अ इमेज ऑफ बीटा, और बीटा इज अ इमेज ऑफ, बीटा इज अ प्री इमेज ऑफ थीटा, ठीक है, आप ऐसे ही लिख सकते हैं। नेक्स्ट, यस, नेक्स्ट नोट, रेंज का डेफिनेशन थोड़ा सा, उसमें पता ही है रेंज क्या होता है, जो सारे ना, मतलब आप डोमेन में से जो वैल्यूज आप फंक्शन में पुट करोगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इमेज मिलेगी या जो आउटपुट्स मिलेंगे मुझे कोडोमेन में से, उन सब आउटपुट्स का सेट, उन सब इमेजेस का जो सेट बनेगा वो रेंज रहेगा। रेंज का वैल्यू जो है, रेंज में जो वैल्यू रहेगा वो कोडोमेन में से ही आना चाहिए। कोडोमेन के बाहर आ रहा है, कोडोमेन से बाहर जा रहा है रेंज का वैल्यू, तो वो फंक्शन वेल डिफाइंड नहीं है, वो फंक्शन डिफाइन ही नहीं है ना। रेंज कभी कोडोमेन से बड़ा नहीं हो सकता, इसका मतलब ये है। नोट, सेट कंटेनिंग, बस ये रेंज का डेफिनेशन है, सिंपल सा, सेट कंटेनिंग ऑल इमेजेस अंडर फंक्शन f इज कॉल्ड रेंज, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, और यहाँ पे रेंज के लिए कुछ बातें कर लेते हैं कि रेंज ऑफ फंक्शन इज ऑलवेज सबसेट और इक्वल टू कोडोमेन। रेंज या तो कोडोमेन का सबसेट होगा या तो इक्वल हो जाएगा। इक्वल मतलब अब क्या है कि भाई रेंज में अगर सारी की सारी कोडोमेन की वैल्यू आ जाएगी, कोडोमेन में जो भी एलिमेंट्स है वो अगर रेंज में आ गए तो फिर रेंज और कोडोमेन बराबर हो गए। लेकिन रेंज जो है कोडोमेन से बड़ा नहीं हो सकता। यहाँ पे रेंज में ऐसी कोई वैल्यू, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं आ सकता जो कि कोडोमेन में ना हो, है ना। रेंज के सेट में ऐसा कोई वैल्यू नहीं आ सकता जो कि कोडोमेन में ना हो, है ना। ऐसा कोई एलिमेंट अलाउड नहीं है। अगर ऐसा आ गया तो वो जो फंक्शन लिख के दिया आपको क्वेश्चन में वो वेल डिफाइंड नहीं है ना, वो फंक्शन ही नहीं है, मतलब, है ना। इसका मतलब ये है। तो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको याद रखना आप कि रेंज ऑफ फंक्शन इज ऑलवेज सबसेट और इक्वल टू कोडोमेन ऑफ दैट फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पे फॉर फंक्शन इज टू बी डिफाइंड फर्स्ट, no element in domain should be left without an image, है ना। मतलब वही कॉरस्पॉन्ड बनना ही चाहिए, डोमेन में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, उसका ये ऐसे स्टेटमेंट लिखा दिया। सेकंड, एवरी एलिमेंट, बस ये यूनिक कॉरस्पॉन्ड का गया, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन should have exactly one
image, should have exactly one image in codomain। हाँ ऐसा लिख सकते हैं अगर लिखना चाहो तो। जो इमेज मिलेगी मुझे हमेशा डोमेन के किसी एलिमेंट के लिए जो उसकी इमेज मिलेगी वो मुझे हमेशा कोडोमेन में से मिलेगी, ये हमें पता है। ओके, ईच एक्स शुड हैव ओनली वन वाई थ्रू वाई में हैव मल्टीपल ऑफ एक्स। हाँ, कोडोमेन में जो एलिमेंट होते हैं उसकी एक से ज़्यादा प्री इमेज हो सकती है, लेकिन डोमेन में जो एलिमेंट्स होते हैं उसकी यूनिक इमेज होगी कोडोमेन में से। ओके, अब फंक्शन, ग्राफ ऑफ अ फंक्शन को हम समझते हैं ग्राफिकली। ये चीज़ हम समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। किसी भी फंक्शन के ग्राफ को ग्राफ ऑफ अ फंक्शन कब बोलेंगे और कब नहीं बोलेंगे। तो सिंपल है, उसके लिए एक सिंपल चीज़ होती है कि वर्टिकल लाइन टेस्ट होता है। फंक्शन का क्या है, फंक्शन का डेफिनेशन क्या है कि मतलब फंक्शन के लिए दो जो हमने कंडीशन बोली क्या है कि फंक्शन में एक तो डोमेन में से कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, डोमेन में हर एक एलिमेंट के लिए मुझे इमेज मिलनी चाहिए कोडोमेन में, यानी कि हर एक वैल्यू एक्स की वैल्यू के लिए मुझे आउटपुट कुछ मिलना चाहिए और यूनिक आउटपुट मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक इनपुट रखा और दो आउटपुट मिल गए, तीन आउटपुट मिल गए। ऐसा जब होता है तो उसको रिलेशन बोलते हैं, उसको फंक्शन नहीं बोलते। सो ग्राफिकली, यहाँ पे ग्राफिकली भी समझ लेते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्राफिकली, क्या होता है फंक्शन। तो ग्राफिकली एक वर्टिकल लाइन टेस्ट होता है। नो वर्टिकल लाइन शुड इंटरसेक्ट विद द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन मोर देन वन। नो वर्टिकल लाइन should intersect graph of a function more than one। अगर आपने कोई कर्व मतलब कोई ग्राफ ड्रॉ किया, किसी कर्व का ग्राफ ड्रॉ किया, तो उस कर्व का जो इक्वेशन होता है उसको ग्राफ ऑफ अ फंक्शन बोलेगी नहीं, या उसको जो फंक्शन जो मतलब कर्व का आपके मतलब जो एक्सप्रेशन का आपने ग्राफ ड्रॉ किया उसको ग्राफ ऑफ अ फंक्शन बोलेंगे कि नहीं। उसका कर्व का ग्राफ तो बोल ही सकते हैं, लेकिन ग्राफ ऑफ फंक्शन बोलेंगे कि नहीं उसके लिए एक वर्टिकल लाइन टेस्ट होता है। तो यहाँ पे मान लिया कुछ ऐसे ग्राफ है, पैराबोला नहीं है, कुछ भी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे एटलीस्ट एक भी वर्टिकल लाइन मिल जाएगी तो भी जो है फंक्शन फेल हो जाएगा, ग्राफ ऑफ अ फंक्शन नहीं बोलेंगे। ये जो कर्व का जो ग्राफ ड्रॉ किया है उसको ग्राफ ऑफ अ फंक्शन नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है मान लिया ये एक अल्फा इनपुट है ना, अल्फा इनपुट है जो कि डोमेन में से आ रहा है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे यहाँ पे जो है मुझे ग्राफ पे दो आउटपुट मिल रहे हैं। देखो, एक बीटा 1 और दूसरा बीटा 2 मान लिया, है ना। ऐसे कोई और भी कहीं भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे तो मुझे हमेशा दो आउटपुट मिलेंगे, है ना। सो ऐसा तो हमेशा हो रहा है। कोई एक भी वर्टिकल लाइन ऐसी पॉसिबल होगी, कोई एक भी वर्टिकल अगर लाइन हो गई तो भी नहीं चलेगा, तो भी फंक्शन नहीं बोलेंगे, ग्राफ ऑफ फंक्शन नहीं बोलेंगे, उसको कर्व का ग्राफ बोलेंगे, है ना। ग्राफ ऑफ कर्व हो गया, ठीक है, जो भी आपको y इज इक्वल टू करके लिखा है एफ ऑफ एक्स, उसको ग्राफ ऑफ कर्व बोलेंगे दैट, लेकिन ग्राफ ऑफ फंक्शन नहीं बोलेंगे। सो दिस इज नॉट अ ग्राफ ऑफ फंक्शन। ओके, तो पैराबोला ग्राफ ऑफ फंक्शन नहीं है ना। ये तो अभी आपको दिमाग में आ ही जाना चाहिए। पैराबोला कोई भी ऐसे ड्रॉ किया मान लिया तो दिस इज नॉट अ ग्राफ ऑफ फंक्शन, मतलब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x करके है, तो ये कर्व पैराबोला जो है उसका ग्राफ है, लेकिन ग्राफ ऑफ फंक्शन नहीं बोल सकते। वर्टिकल लाइन जो है एक से ज्यादा बार कट नहीं करनी चाहिए फंक्शन के ग्राफ को, मतलब जो ग्राफ ड्रॉ किया है, जिस कर्व का ग्राफ आपने ड्रॉ किया है उस ग्राफ को कोई वर्टिकल लाइन, कोई भी एक भी वर्टिकल लाइन, है ना, एक भी वर्टिकल लाइन एक से ज़्यादा बार कट नहीं करनी चाहिए। एक से ज़्यादा बार कट करके उसका मतलब ये निकलता है कि उस पर्टिकुलर इनपुट वेरिएबल के लिए जो कि एक्स एक्सिस पे होगा उसके लिए उसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे दो आउटपुट मिलेंगे, और एक इनपुट दो आउटपुट ऐसा फंक्शन नहीं होता है। एक इनपुट वेरिएबल है ना, तो दो इमेज नहीं हो सकती, मतलब है ना, यहाँ पे डोमेन के किसी एलिमेंट की दो अलग अलग इमेज नहीं हो सकती। सो ठीक है, बस यही है। नेक्स्ट, अब कुछ और ग्राफ ड्रॉ करके मैं यहाँ पे हमें बताना है कि ग्राफ ऑफ फंक्शन है कि नहीं, यस और नो बोलना है खाली। जैसे मान लिया ऐसे करके है, सो ये ग्राफ ऑफ फंक्शन है, दिस इज द ग्राफ ऑफ फंक्शन। कहीं भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके देख लो,
2 बार कट नहीं करेगी, एक से ज़्यादा बार कट नहीं करेगी, मतलब है ना, एक इनपुट एक आउटपुट है ना, यूनिक आउटपुट मिलेगा हमेशा। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ फंक्शन। नेक्स्ट कुछ ऐसे करके ड्रॉ कर दिया है रैंडमली, कुछ भी ऐसे ही। सो यहाँ पे भी देखो, ये भी एक ग्राफ ऑफ फंक्शन है। मान लिया ऐसे कुछ है, तो ये ग्राफ ऑफ फंक्शन नहीं है। देख लो, एक वर्टिकल लाइन ऐसी है जो कि 4 बार कट कर रही है। ओके, सो दिस इज नॉट अ ग्राफ ऑफ फंक्शन, ये ग्राफ ऑफ फंक्शन नहीं है। वर्टिकल लाइन ग्राफ को एक से ज़्यादा बार कट कर रही है। सो जो लास्ट वाला ड्रॉ किया उसको ग्राफ ऑफ फंक्शन हम नहीं बोलेंगे, ठीक है। ओके, यहाँ तक रखते हैं अभी। नेक्स्ट क्लास से हम क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन वगैरह स्टार्ट कर देंगे।